हाँ लगा दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष IAS के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ठंडी का समय है, कुछ ज़्यादा है, दिल्ली में ठंडी पड़ रही है। कुछ लोग तो रजाई से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन अब रजाई से बाहर निकलिए, क्योंकि सारे स्टेट PCS लगभग BPSC भी अप्रैल में एग्ज़ाम कराने वाला है। यूपी PCS का डेट ऑलरेडी हम लोगों ने बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन आ चुका है। उसका 12 जून को एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स के। और हम लोग कोशिश है कि आपको प्रीलिम्स से पहले सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर देंगे यूट्यूब पर। और इतना जितना पढ़ाया जा रहा है, यदि इतना ही पढ़ लेते हैं आप लोग तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और यदि और ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है किसी और सब्जेक्ट में तो हम लोग और उसे बढ़ा देंगे, ठीक है। कोशिश हमारी है कि आप लोग अच्छे होंगे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें कर सकें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इतिहास का, इंडस सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उसका ये 3rd पार्ट है। इससे पहले हमने 1st पार्ट में उसकी भूमिका, उसके कालक्रम, और 2nd पार्ट में हमने देखा कि महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था, उसका समाज कैसा था, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे पुराने वीडियो देख चुके होंगे। आप यदि सीरियल से देखेंगे, क्रमबद्ध देखेंगे, स्टोन एज से लेकर, तो आपको इतिहास समझना और उसे सही ढंग से पढ़ना, किताबों को समझना आसान हो जाएगा। यदि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो 100% आपको इतिहास में या किसी और सब्जेक्ट में रुचि होगी और आप अच्छे से मज़े से उसे समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण योजना। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह की इनकी नगर निर्माण योजना थी। प्रथम नगरीकृत ये सभ्यता मानी जाती है। इससे पहले हमने देखा कि चाहे पूर्व पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो या ताम्र पाषाण काल हो, वहाँ पे एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये सभ्यता नगरीकृत। एक्चुअली कुछ विद्वानों द्वारा कहा जाता है स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता भी ग्रामीण थे, ग्रामीण से नगरीकृत हुई है। अचानक कोई भी तो नगर तो बनता नहीं है। जो आज के जो गांव हैं आप देखते हैं, मॉडर्न समय के जो गांव हैं, अपने गांव में रहते होंगे तो वहाँ देखते होंगे अभी भी वहाँ पे सारी नगर में व्यवस्थाएं हैं, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर वहाँ की जल प्रबंधन की बात करो, उस तरह की। तो धीरे धीरे गांव ही जब वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो जाती है जो आसानी से सिटी में, शहर में मिल जाते हैं, नगर में मिल जाते हैं, तो धीरे धीरे वो नगर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आर यू गेटिंग? उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। नगर जो यहाँ की योजनाएं थी काफ़ी बड़ी थी, व्यापक पैमाने पे थी। जिस हिसाब से इसका इंडस सिविलाइजेशन में हमने देखा कि इंडस सिविलाइजेशन का नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जहाँ आप मांडा देखा, तैमाबाद देखे, इसका नॉर्थ और साउथ, और पश्चिम से पूर्व, पश्चिम में आप सुतकांगडोर जो एक गोदीवाड़ा था जहाँ पे बहुत सारे व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए, मुहरें प्राप्त हुई, और पश्चिमी में आलमगीर, पूर्वी में आलमगीर क्षेत्र है जो आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ के आसपास, मेरठ में पड़ता है, ठीक है, उसी के। तो आज हम नगर नियोजन प्रणाली इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आज हम आधुनिक समय में जितने भी सारी चीज़ें नगर में देखते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्याप्त थी। एक्चुअली यहाँ के पुरातत्व के ही अकॉर्डिंग हम इनके नगर नियोजन की बात करेंगे, क्योंकि इनकी लिपियाँ इतनी कठिन थी,
इतनी असंभव है कि जो आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उनकी लिपियां यदि पढ़ी गई होती तो हम उनके सारे फैक्ट हर एक क्षेत्र, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, और अच्छे तरीके से समझ सकते थे। आज सिर्फ अनुमान के अकॉर्डिंग बताया जाता है विद्वान द्वारा, इतिहासकारों द्वारा, कि इनका नगर नियोजन किस तरह था। इनका नगर नियोजन जिस तरह से हमने देखा मोहनजोदाड़ो में, वहाँ पे अन्नागार या स्नानागार, वहाँ की सड़कें, वहाँ का भवन में हमने देखा कि उनकी 2 मंजिला हुआ करती थी, ऊपरी मंजिला और निचला मंजिला, कहीं कहीं 3 मंजिला हुआ करते थे। और जो इनके महत्वपूर्ण साइट थे, स्थल थे, हमने बात किया था, तो उसी की साक्ष्य के अकॉर्डिंग, उसी साइट के साक्ष्य के अकॉर्डिंग इनके समाज, इनके नगर नियोजन, इनके आर्थिक हर एक क्षेत्रों में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए 2 स्तरीय नगर नियोजन थी। लगभग जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे जो मकान होते थे, जो वहाँ का रहन सहन थे, वहाँ के समाज थे, तो वहाँ पे 2 स्तर के थे। मान लेते हैं ऐसे इस तरह के थे कि एक टीला टाइप का था, दुर्गीकृत था, तो जहाँ पे पुरोहित वर्ग, उच्च वर्ग रहा करते थे, और एक निचला था, नगर था, जहाँ पे जनमानस, आम आदमी रहा करते थे, आम लोग रहते थे। तो नगर नियोजन का जो उच्च वर्ग थे, इनके वर्ग समाज के संगठन के बारे में बात करेंगे, किस तरह के थे। और ये जो थे उच्च वर्ग के जो नगर नियोजन होते थे, नगर थे, वो परकोटे से, मतलब एक प्रकार से घेराबंदी से घिरे हुए थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में हो, कुछ जगहों पे देखा गया, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों परकोटे से घिरे हुए थे। आप लोथल में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने बताया था कि नगर जो थे दोनों निचला नगर या उच्च वर्ग वाले नगर, जो ऊपरी नगर थे, टीला वाले नगर, दुर्गीकृत नगर थे, वो दोनों परकोटे से घिरे थे। बाकी जगहों पर आप देखेंगे एक ऐसा स्थान है चनुधड़ो, जहाँ पे न कि ऊपरी नगर परकोटे से घिरे थे, घेराबंदी थी, या निचले नगर भी नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट साक्ष्य है, जिससे नगर नियोजन के बारे में इनके किस तरह के थे, कैसी थी, ये इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट थे मैंने बताया, और इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो इस तरह के जो मकान बनते थे, मकान में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी इनके, और इनके आसपास सड़क होते थे। जैसे मान लीजिए मकान है, तो इधर साइड से मेन रोड होता था, इधर साइड से मेन रोड, इधर साइड से मेन रोड, इधर साइड से मेन रोड, और बीच में ऐसे गली टाइप होता था, गली होती थी। तो जो मकान होते थे, तो मकान मेन रोड से नहीं खुलकर बल्कि किधर साइड खुलते थे, गलियों में खुलते थे। इनके जो मकान के जो द्वार होते थे, ठीक है, इस तरह के, और द्वार के पास ही यहाँ पे एक जैसे द्वार है, ये है दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे के पास यहाँ पे जिस तरह से आप देखते हैं कि दरवाजे के पास आज पर्दे लगे रहते थे, यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी जाती थी, और इधर साइड से लोग इधर साइड से घर में जाया करते थे। इस तरह की चीजें यहाँ पे थी। ठीक है, तो इनके सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह बनाए जाते थे। किले पर रहने का तात्पर्य ये है कि बाढ़ जैसी अवस्था है, या कोई मोहनजोदाड़ो में ऐसा भी देखा गया कि अगर आप नगर जो निचला नगर है, अगर ऊपरी नगर में आना है शासक वर्ग में या फिर पुजारी वर्ग जो लोग रहते थे, तो वहाँ पे एक नहर भी थी, उस नहर को पार करके फिर निचले नगर से ऊपरी नगर में लोग आते थे। ठीक है, इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिला है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में। आर यू गेटिंग? इस बात को सड़कें इनकी थी, कैसी थी, पूरा संकोड़ पे काटती थी, ग्रिड टाइप की थी, जाल प्रणाली थी, इस तरह के जाल प्रणाली थी, और एक दूसरे पे संकोड़ काटती थी। सड़कें बड़ी चौड़ी भी थी, जिस तरह से आज हाईवे देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसे 10 मीटर के आसपास लगभग जो बड़े सड़कें होती थी, और जो छोटे होते थे नालियाँ गलियाँ टाइप होती थी, वो
2.5 पौने 3 और 3.5 के आसपास मीटर में होती थी, ठीक है। और जो छोटी गली टाइप की होती थी वो 1.5 मीटर के आसपास इतनी छोटी यहाँ पे होती थी सड़कें यहाँ, ठीक है। तो जो बड़े वाले सड़क होते थे मोहनजोदाड़ो में, जो सबसे बड़ी सभ्यता, काफ़ी बड़े वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पे जो बड़े सड़क थे उसको राजपथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जो सड़क की व्यवस्थाएं बता दी है इस तरह की थी। यहाँ पे 2 स्तरीय थी और कहाँ एक जगह ऐसा था कि जहाँ पे 3 स्तरीय व्यवस्था थी नगर की, वो था आपका धौलावीरा। धौलावीरा हमने बताया था, वहाँ पे उच्च नगर भी थे, मध्य नगर भी थे, मध्य किला भी था और निम्न किला था। इस तरह के वहाँ पे व्यवस्थाएं थी। ये धौलावीरा एक उदाहरण है जहाँ पे इस तरह के 3 किले 3 स्तर में डिवाइड थे वहाँ के नगर, ठीक है। यहाँ के जल और नालिया प्रबंधन किस तरह होते थे यहाँ पे, और जितने भी मकान होते थे, अभी हम बात करेंगे मकान के बारे में। मकान में वहाँ पे हर एक मकान में स्नानागार, अन्नागार और पीने के लिए, पानी पीने के लिए कुएं होते थे, ठीक है, कुओं का व्यवस्था था। और रसोइया घर था, जिस तरह से आप देखते हैं कि रसोई घर होता है, ठीक है, नहाने के लिए बाथरूम होता है, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे अन्न का भंडार जो था, अन्नागार भी था यहाँ पे नगरों में इस तरह के, ठीक। यहाँ के भवन निर्माण योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें थी। और हमने बताया कि यहाँ के 2 मंजिलें थे, तो एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ का उपयोग किया जाता था। इस तरह की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी नगर नियोजन में, ठीक। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार, एक बड़े से स्नानागार मिला है, काफ़ी बड़ा उसका लंबाई और चौड़ाई है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे लोग धार्मिक पूजन के लिए या पूजा के लिए यूज करते होंगे, जिससे कि स्नानागार में लोग सार्वजनिक रूप से नहाते होंगे फिर पूजा करते होंगे। ऐसा स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। और मोहनजोदाड़ो से अन्नागार और हर एक स्थल से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार होता था कि जो पुजारी वर्ग थे या फिर शासक वर्ग थे, वो लोग टैक्स लेते होंगे अन्न का, तो अन्न के भंडार के रूप में क्या करते होंगे, अन्न के भंडार के रूप में वो अन्नागार का निर्माण किए होंगे, ठीक है। अन्नागार की बातें बता दिया मैंने। सार्वजनिक भवन भी देखने को मिला है कई जगहों पर, कि कई स्थल पे कि लोग, कुछ ऐसे सार्वजनिक भवन थे जहाँ पे एक समूह के रूप में रहते होंगे, परिवार के रूप में एक एकीकृत परिवार होगा, इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकता है। क्योंकि ये साक्ष्यों के आधार पे, पुरातात्विक साक्ष्यों पे आधार पे हम बता रहा हूँ, या विद्वान हमारे इतिहासकार ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे, साहित्यिक साक्ष्य जो उनकी लिपियाँ थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी। यदि पढ़ी गई होती तो हमें एक्चुअल और उनकी सटीक जानकारी प्राप्त हो जाता कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की अन्य जो चीज़ें आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वहाँ के वर्ग विभाजन कैसे था, किस तरह की सारी चीज़ें थी, ये सब हमें लिपियों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। बट लिपि न पढ़ने के कारण से हम सिर्फ साक्ष्यों का अनुसार, जिस हिसाब से उनकी भावनाएं होती हैं, आज के मानव के भावनाओं के अकॉर्डिंग, कल के जो सिंधु घाटी के मानव थे, हो सकता है अपनी उपयोगिता के आधार पे इस तरह के ऐसे ऐसे चीज़ें बनाए होंगे। जैसे जिस हिसाब से आप देखते हैं चाइना, अगर यदि आपको कहीं आप माचिस की जगह पर लाइटर का यूज बना दिया, अब दुनिया में लाइटर चलने लगे और थोड़े थोड़े लाइट का, जैसे पहले गांव में लाइट नहीं होती थी तो वहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे बैटरी से लाइट बना दिया था और खिलौने कई प्रकार के बना दिया। तो वैसे वहाँ के इंडस सिविलाइजेशन के लोग भी उपयोगिता के अकॉर्डिंग अपना सारे चीज़ बनाए होंगे। उनको लगता होगा कि रसोई घर अलग से होनी चाहिए, क्योंकि रसोइयाँ में धुआं निकलता है, खाने बनाते हैं तो कहीं नहीं खाने का महक भी होता है, जिससे हो सकता मानव को वहाँ के सफोकेशन होती है। क्योंकि वहाँ पे देखा गया है कि जो इंडस सिविलाइजेशन के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे खिड़कियों का यूज बहुत कम हुआ है, नाम मात्र का। वहाँ पे वेंटिलेटर का यूज ज़्यादा करते थे। वेंटिलेटर से वो ऑक्सीजन आता था, हवाएं आती थी ताज़ा और प्रकाश आते थे,
ठीक है। तो सुरक्षा के दृष्टि से हो सकता है वो लोग अपने खिड़की नहीं बनाते होंगे, या इस तरह की सारी हो सकता है। ये विद्वानों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा ऐसा उनका कहना है, ठीक है। और सार्वजनिक भवन के बारे में बात किया। मजदूरों गुलामों का मकान अलग होता था। ये लोग निचले वर्ग के अंतर्गत आते थे। जिस तरह से हम बात करेंगे कि यहाँ पे समाज का विभाजन था, विशिष्ट वर्ग था और मध्यम वर्ग था, और एक यहाँ पे कहीं कहीं किताबों में 4 डिवाइडेशन दिया है, 4 वर्ग दिया है। एक शासक वर्ग और एक विशिष्ट वर्ग, एक मध्यम वर्ग, एक निम्न वर्ग। कहीं पर 3 में ही दिया है कि सिर्फ विशिष्ट वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। तो मजदूरों का जो निम्न वर्ग थे, इनके मकान जो होते थे ये झोपड़ी होती थी। इनके बड़े पक्के मकान नहीं होते थे। ये जिस तरह से आज देखते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ में रहते थे, ऐसा मजदूरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मकानों का, ठीक है। तो इस तरह के मकान होते थे मजदूरों के। बाकी हम सारा, अगर यदि आपको और अच्छे से डिटेल चाहिए इसका, तो कमेंट करिएगा, हम और अच्छा ज्ञान देंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो न बनाने के कारण से हम एक सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, यदि मेंस में नगर नियोजन प्रणाली आई, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी से, तो आप एक इस तरह से पॉइंट लिखकर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सामाजिक जीवन कैसा था इंडस सिविलाइजेशन में। हम पॉइंट लिखा हूँ, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इनका सामाजिक संगठन जिस तरह से था कि सामाजिक संगठन उसमें क्या था, हमने बताया कि यहाँ पे वर्ग विभाजन देखने को मिल रहा था कि लोग उच्च वर्ग के भी थे और मध्यम वर्ग के थे, निम्न वर्ग के थे, शासक वर्ग के थे। इनका अलग अलग सब कुछ था। मध्यम वर्ग विचार जो थे वो इस तरह के थे, जैसे कलाकार हो गए या सैनिक वर्ग हो गए, किसान हो गए, ये सब लोग मध्यम वर्ग में आते थे। विशिष्ट वर्ग में जो पुरोहित वर्ग हो गए या उच्च वर्ग, जो राजा शासक वर्ग के पास काम करते थे, उच्च वर्ग में आते थे। जिस तरह से अफसर आज होते हैं, उस तरह के लोग उच्च वर्ग में रखे जाते थे। बुद्धिजीवी जो थे, काफ़ी पैसे वाले, या उनका कहीं ना कहीं डिफरेंस तो देखने को मिल रहा था। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अलग नगर नियोजन प्रणाली थी, उच्च वर्ग का अलग रहने का ठिकाना था और निम्न वर्ग का अलग रहता था। तो वर्ग विभाजन तो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके उपयोगिता आज भी आप देख सकते हैं। जो गरीब बेचारे होते हैं उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। आप देखते हैं जो सड़कों पर ठेला लगाते हैं या फिर कूड़े करकट उठाते हैं, तो उनके क्या है, उनके खान पान, रहन सहन, उनकी जीविका अलग है ना। आज हमारे जो महान भाव लोग हैं, जो बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मंत्री, विधायक या शासन में, सरकार के प्रशासन में, उन लोगों का अलग रहन सहन, खान पान है। सेम यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। तो आप यदि कंपेयर करेंगे मॉडर्न से और इंडस सिविलाइजेशन में, कई बार इस तरह के क्वेश्चन तुलनात्मक पूछ लेता है और यूपीएससी ने पूछ चुका है कि इंडस सिविलाइजेशन की नगर नियोजन प्रणाली आधुनिक नगर नियोजन प्रणाली से किस तरह भिन्न थी, समालोचनात्मक तुलना करिए या चर्चा करिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि आपको आज के सारे समाज के बारे में, इसके किस तरह के नगर नियोजन है, अर्बनाइजेशन किस तरह हो रही है, जनसंख्या किस तरह, पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं नगर में हैं, तो वही चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रहा था। यहाँ की जिस तरह के आप देखें, मैंने बताया कि नालियाँ थी, नालियों पे हमने बात किया था। तो नालियों में क्या होते थे, नाली इनकी जो होते थे ये अलग अलग तरह के, जैसे घर के जो पानी होते थे, जो खराब पानी होते थे, उसके लिए छोटे छोटे नाली होते थे। फिर सड़कों के किनारे बड़े बड़े नालियाँ बनाई जाती थी और नालियों को ऊपर से ढका जाता था और बीच में साफ करने के लिए, जिस तरह से आज देखते हैं कि कवर किया जाता है, उसको ओपन करके कवर को फिर वहाँ से साफ किया जाता था। इस तरह की नालियाँ व्यवस्थाएं यहाँ पे थी इंडस सिविलाइजेशन में।
और घर के जो भी पानी, खराब पानी होते थे इस नालियों में आते थे, छोटे नालियों से फिर बड़े नालियों से, और सड़कें जो इनकी बनाई जाती थी तो इस तरह के ढलान टाइप के था। कैसा था? ढलान टाइप का। तो यहाँ से पानी आते थे और नालियों में चले जाते थे, और नालियों से धीरे धीरे पानी फिर समुद्र में चले जाते थे, जिससे कि बाढ़ के या कहीं आज देखते हैं गांव में चले जाइए, वहाँ पे सड़कों पे टूटा सड़क होते हैं, नालियाँ नहीं होती थी, वहाँ पे पूरे कीचड़ होते हैं और पानी लगे होते हैं आपके बाढ़ के समय, बारिश के समय। तो बारिश के पानी को भी निकालने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। शहर में आजकल कुछ शहरों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, मेट्रो सिटी में, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं इंडस सिविलाइजेशन में देखने को मिला था, ठीक है। तो इनका समाज का जो संगठन था, यहाँ पे अलग अलग समाज थे, अलग अलग विभाजन था इनके, ठीक है। तो इनकी सामाजिक वर्गीकरण हमने बताया कि किस तरह के समाज के विभाजन थे, और यहाँ पे इनके समाज में पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, ज़्यादा करके जिस हिसाब से मातृ देवी की मूर्तियाँ मोहरों पे देखने गई, और या तो फिर मिट्टी की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ से यहाँ कहा जा सकता है यहाँ के समाज का संगठन कहीं न कहीं मात्रात्मक प्रणाली थी कि महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाता होगा। पुरुष भी शासन प्रशासन में भाग लेते थे, ऐसा इतिहासकारों द्वारा, जिस तरह से, क्योंकि हमारी लिपियाँ न पढ़ने के कारण से हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते, हमारे इतिहासकार विद्वान ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि यहाँ पे पितृात्मक या मात्रात्मक समाज था, लेकिन मातृ देवी की मूर्ति ज़्यादा मिलने के कारण से हो सकता है माताओं का ज़्यादा सम्मान था, इसलिए उनका यूज किया गया। उनके मोहरों पर उनकी मूर्तियाँ में मृण मूर्तियाँ बनाई गई, कांस्य मूर्तियाँ बनाई गई, तो यहाँ पे मात्रात्मक प्रणाली होगी, ऐसा संभावना है, ऐसा अनुमान है। आर्युगेटिक इनका समाज हमने बताया किस तरह के डिवाइड थे कि उच्च वर्ग थे, एक शासक वर्ग था, इसके बाद फिर दूसरा नंबर पर इनके जो वर्ग थे वो विशिष्ट वर्ग थे, इसके बाद मध्यम वर्ग, फिर निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में जो थे मजदूर और दास थे, ऐसा माना जाता है कि निम्न वर्ग में मजदूर और दास होंगे। मध्यम वर्ग में कलाकार, किसान, सैनिक आदि लोग होंगे। विशिष्ट वर्ग में वही पुजारी लोग, और जो बड़े बड़े शासक के शासक में या शासन में उनके लिए योगदान देते होंगे। उच्च वर्ग थे, काफ़ी पढ़े लिखे वर्ग थे, तो ये विशिष्ट वर्ग अंतर्गत आते थे। शासन में शासक जो वर्ग था ये सिर्फ शासक वर्ग के रूप में, जो शासन में योगदान देता था, राजा महाराजा, इस तरह के वर्ग का डिवाइडेशन किया गया था। इनका अलग सबका रहन सहन था, खान पान इनका अलग था, क्योंकि यहाँ पे जो खान पान देखा गया, यहाँ पे शाकाहारी भी लोग थे। जिस हिसाब से हमने बताया था कि लोथल से धान, जौ, इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे शाकाहारी लोग थे। कुछ जगहों पे मांसाहारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़े गए, पकड़ने का शौक था इनका, तो मछली खाते होंगे, या आप शिकार करते थे तो शिकार के कहीं न कहीं कई हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जिससे ये मांसाहारी भी लोग होंगे। तो इस तरह की इनका खान पान था, ठीक है। यहाँ पे इनके जो वस्त्र थे, दो प्रकार के वस्त्र यूज करते थे, एक तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, जूट के। सूती जो कपास के साक्ष्य कई जगहों पे मिले हैं, और सूती वस्त्र में दो प्रकार के थे, एक तो सादे थे लोग और एक रंगीन टाइप के। और यहाँ पे हमने देखा मोहनजोदाड़ो में 3 पतिया ओढ़े हुए एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें कहा जा सकता है वो 3 पत्ते से बना हुआ कपड़े थे जो ओढ़े हुए हैं, रंगीन टाइप के, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई है। इनकी जो यहाँ पे स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियाँ जिस तरह से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो कहीं न कहीं स्त्रियों को दशा स्थिति अच्छी होगी। और कुछ जगहों पर
सती प्रथा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का साक्ष्य आप देखेंगे लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से वहाँ पे 3 युग में एक साथ दफनाया गया है। तो इस हिसाब से, और एक जगह और है सुरकोटदा, वहाँ पे कालीबंगा, तो कालीबंगा से एक युग्म को दफनाने का साक्ष्य है, मतलब महिला पुरुष। इस हिसाब से सती प्रथा का भी कहीं न कहीं प्रचलन होगा यहाँ पे, ऐसा विद्वानों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा कहना है। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा इस तरह की। यहाँ पे स्त्रियाँ क्या करती थी? आभूषण पहनती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियाँ जो हमने बात किया, वो सोने चांदी, बड़े बड़े जो सोने चांदी मोती इस तरह के जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उनके आभूषण होते थे। ये कान में पहनती थी, नाक में पहनती थी, गले में पहनती थी, इस तरह के इनके आभूषण थे। जो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग की स्त्रियां थीं, वहाँ की स्त्रियां सीप के, मिट्टी के, शंख के इस तरह के बनाकर वो पहनती थी अपने गले में, अपने नाक में, कान में। पुरुष भी कहीं न कहीं आभूषण का यूज करता था। ठीक है, कान में पहनने का प्रचलन यहाँ पे देखा गया। पुरुष भी बाल बड़े रखते थे। महिलाएं काजल लगाती थी, लिपस्टिक के साथ, काजल के साथ चनुदड़ों से मिला है। वहाँ पे इस तरह से महिलाएं लिपस्टिक का यूज करती होंगी श्रृंगार में अपने। बड़े बड़े पुरुषों के बाल देखने को मिला है। पुरुष दाढ़ी भी रखते थे। ठीक है, महिलाओं की भी काफ़ी सारे इनकी आभूषण के वस्तुएं प्राप्त हुए हैं अलग अलग स्थलों से, अलग अलग जगहों से। ठीक है, जिस तरह से आज की महिलाएं श्रृंगार करती हैं, आभूषण करती हैं, आभूषण यूज करती हैं। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे स्थिति थी इन लोगों की। ठीक है, मनोरंजन किस तरह करते थे ये लोग? मनोरंजन था शिकार करना, और जैसे पशु पक्षियों को मारना, मछली पकड़ना, पासा खेलना, इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जानवरों को लड़ाना, पक्षियों को लड़ाना, इस तरह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके मनोरंजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बच्चों के लिए मिट्टी के बने हुए खिलौने, धातुओं के बने हुए खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। तो छोटे बच्चे इस तरह के अपने मनोरंजन के रूप में यूज करते होंगे, जो मिट्टी के बने हुए खिलौने, गाड़ी, घोड़ा इस तरह के थी। ठीक है, अब हमने मनोरंजन की बात कर लिया। स्त्रियों की जो स्थिति थी, रहन सहन कैसा था इनका, किस तरह का समाज था इनका। कहा जाता है कहीं कहीं स्तरों, कहीं कहीं बड़े बड़े एक साथ में घर प्राप्त हुए हैं, मकान प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि यहाँ के लोग या तो अलग अलग रहते होंगे या तो एक साथ संयुक्त परिवार रहते होंगे। अभी ये हम पूरी तरह से पुरजोर तरीके से, ठोस तरीके से हम नहीं कह सकते कि यहाँ का संयुक्त परिवार रहते थे या कि अलग अलग रहते थे। ठीक है, कि उनका छोटा छोटा परिवार था। ठीक है, तो क्योंकि हमें लिपि की न पढ़े जाने से ये सब सारे दिक्कतें आती है कि हम सारा अनुमान एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, जो जिस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुरातत्व, हो सकता है उनकी भावनाएं इस तरह की होगी, इस तरह के रहते होंगे। आज भी जिनके घर बड़े मकान होते हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि वो संयुक्त परिवार होते हैं। जो बहुत पैसे वाले हैं, बड़े बड़े मकान रखे हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं अंबानी के कितने परिवार हैं, 2-4 हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन के कितने परिवार, 2-4 परिवार, लेकिन उनके कितने प्रॉपर्टी है, इस हिसाब से हम नहीं कह सकते। ठीक है, समाधान की जो इनके विधि थी, समाधान की विधि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो दफनाने की थी। उत्तर में सर रख कर दफना दिया जाता था, और कहीं कहीं जगहों पर ऐसा भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कलश में उनके अवशेष जो होते थे, जब जलाया जाता था उसके अवशेष भी दफना दिया गया है। इस तरह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपने जिस तरह से हमने बताया था कि रोपड़ ये पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते का भी दफनाया गया है। तो कहीं न कहीं
मनुष्य के जो प्रिय वस्तु होते थे वो भी प्रचलन में थे, उनके साथ दफना दिए जाते थे, ऐसा भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो शवाधान की सारी विधि हमने बता दी जो भी थे। और कहीं कहीं ऐसा भी साक्ष्य मिलता है कि वो जब निम्न वर्ग के लोग या इस तरह के लोग होंगे जो दफनाने में उनको पैसे या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो वो नदियों में फेंक देते थे, ऐसा भी साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, हमने इनका सामाजिक संगठन, सामाजिक वर्ग, रहन सहन, स्तर, स्त्रियों की स्थिति, मनोरंजन, शवाधान की विधि, ये सब सारे देख लें। बाकी यदि आपको कोई कहीं कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसका जवाब कमेंट में देंगे। यदि लगता है कि किसी टॉपिक को और बेहतर तरीके से बनाना चाहिए तो हम फिर से बनाएंगे। हम यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बड़े वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है और लोग देखते नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देना। यदि आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से टैकल कर सकें। ठीक है, यदि वीडियो आपके अच्छे लगते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमें भी पोटेंशियल मिलता है, मोटिवेट होते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और धन्यवाद, अच्छा लगा।